अच्छा, आज मैंने जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोई कल तो एक आपको पढ़ा दिया था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आज दो और टॉपिक्स रह गए हैं, उनको ज़रा हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक तो वैक्यूम फ्लक्चुएशंस और दूसरा जो है वो रहता है डेंसिटी मैट्रिक्स अप्रोच जो है। इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी मैट्रिक्स अप्रोच। पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो डेंसिटी मैट्रिक्स जो है ये एक मैट्रिक्स है दैट डिस्क्राइब ए क्वांटम सिस्टम इन ए मिक्स स्टेट। एक होती है आपके पास प्योर स्टेट और एक होती है मिक्स स्टेट क्वांटम के अंदर, प्योर और मिक्स। ठीक है, तो ये प्योर और मिक्स स्टेट्स जो होती हैं ये आप डेंसिटी मैट्रिक्स के मुताबिक ही आप इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब आप मिक्स स्टेट के अंदर किसी मैट्रिक्स को, किसी डेंसिटी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं तो फिर वो जो मैट्रिक्स है उसको हम डेंसिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अ डेंसिटी मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है दैट डिस्क्राइब्स, कि ये डिस्क्राइब करता है अ क्वांटम सिस्टम इन द मिक्स स्टेट, क्वांटम सिस्टम को मिक्स स्टेट के अंदर। अगर ट्रेस जो है वो रो का 1 के बराबर हो तो वो प्योर स्टेट होती है, और अगर ट्रेस लेस दैन इक्वल टू 1 हो तो फिर वो मिक्स स्टेट होती है। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पर मिक्स स्टेट का मतलब ये है कि जो दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स पर मुश्तमिल हो। तो जो स्टैटिस्टिकल असेंबल है ऑफ सेवरल क्वांटम स्टेट इन कंट्रास्ट टू द प्योर स्टेट डिस्क्राइब बाय अ सिंगल स्टेट वेक्टर। यानी कि आप एक असेंबल है जिसके अंदर एक स्टेट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो वो उन बहुत सारी स्टेट्स को अगर आपने इकट्ठा डिस्क्राइब करना है तो उनको हम डेंसिटी मैट्रिक्स की मदद से डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द स्टैटिस्टिकल, कि जो आपके पास स्टैटिस्टिकल जो है एग्जाम्पल है ऑफ सेवरल, बहुत सारे इंसेम्बल हो बल्कि द स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल, एक स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल है ऑफ सेवरल क्वांटम स्टेट्स, बहुत सारी
क्वांटम स्टेट्स का। इन कंट्रास्ट टू द प्योर स्टेट, और ये कंट्रास्ट में है प्योर स्टेट्स के। डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल स्टेट वेक्टर, और इसको हम सिंगल स्टेट वेक्टर, यानी कि वो सिंगल स्टेट वेक्टर क्या होगा, डेंसिटी मैट्रिक्स होगा, उससे डिस्क्राइब करते हैं। तो डेंसिटी मैट्रिक्स जो है वो एक क्वांटिटी है मैकेनिकल एनालॉग की। टू फेस स्पेस प्रोबेबिलिटी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो डेंसिटी मैट्रिक्स यानी कि एक मैकेनिकल एनालॉग है। द डेंसिटी मैट्रिक्स कि जो डेंसिटी मैट्रिक्स है इज द क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मैकेनिकल एनालॉग है। ठीक है, किसका, टू फेस स्पेस का। टू फेस स्पेस प्रोबेबिलिटी मेजर, जिसमें कि आप फेस स्पेस की प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, यानी कि डेंसिटी मैट्रिक्स जो है ये एक मैकेनिकल एनालॉग है। कैसा मैकेनिकल एनालॉग है कि ये भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी को ही मेजर कर रहा होता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी को इस तरह मेजर करता है जैसे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोजीशन और मोमेंटम की कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो सपोज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि किसी स्टेट साई आई में है। सपोज एक क्वांटम सिस्टम, सपोज करें कि एक क्वांटम सिस्टम है, मे बी फाउंड, इसको आप फाउंड करते हैं इन स्टेट साई आई विथ प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है P ऑफ I, या सॉरी P ऑफ 1। एक प्रोबेबिलिटी R, इट मे बी फाउंड इन स्टेट साई 2। ये भी जो स्टेट मैंने पहले लिखी आई नहीं है, ये 1 है, साई 1 विथ प्रोबेबिलिटी
P2 और psi 2 में इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है एंड सो ऑन और सो ऑन। यानी कि अगर स्टेट psi 3 होगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी P3 होगी, psi 4 होगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी P4 होगी। तो अब जो डेंसिटी ऑपरेटर है फॉर दिस सिस्टम है, यानी कि इस किस्म के सिस्टम का जो डेंसिटी ऑपरेटर है, द डेंसिटी ऑपरेटर फॉर दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम का अगर आप डेंसिटी ऑपरेटर लिखें तो वो आएगा रो इज इक्वल टू समेशन आई P ऑफ I psi ऑफ I। इसको कह दे ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये मैंने क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो डेंसिटी ऑपरेटर है उसका फार्मूला जो है वो राइट डाउन कर दिया, जिसको इक्वेशन नंबर का 1 कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर कोई बेसिस चूज़ करें UM, जो कि ज़रूरी नहीं है कि अर्थागनल हो। अर्थागनल क्या होता है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी आ जाती है, ठीक है। यानी कि 2 का जो आप इनर प्रोडक्ट ले तो वो 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, वो ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोनॉर्मल होता है कि 1 या 0 आ जाए, यानी कि यहाँ ऑर्थोगोनल होगा, यहाँ नॉर्मल होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बेसिस जो ली है ये ऑर्थोगोनल हो। तो आप चूज करें by choosing the basis। अब मैं यहाँ पर बेसिस चूज करने लगा हूँ UM, which need not to be ऑर्थोगोनल। जरूरी नहीं है कि ये ऑर्थोगोनल हो। ये बेसिस मैंने यहाँ पर चूज़ की। तो अब इसके लिए 1 में रिजॉल्व द डेंसिटी मैट्रिक्स या डेंसिटी ऑपरेटर, 1 में रिजॉल्व द डेंसिटी ऑपरेटर। तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं डेंसिटी ऑपरेटर के लिए इनटू द डेंसिटी मैट्रिक्स। डेंसिटी मैट्रिक्स के अंदर हुज एलिमेंट्स, अब ज़ाहिर बात है मैट्रिक्स है तो उसके अंदर रो और कॉलम्स बनेंगे और उनके एलिमेंट्स होंगे। हुज एलिमेंट्स आर रो MN, ये मैट्रिक्स है समेशन I P ऑफ I UM psi ऑफ I UN। ये आ गया। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर कोई ऑपरेटर ए हो और उसकी आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, फॉर एन ऑपरेटर ए, अगर कोई आपके पास ऑपरेटर ए है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज गिवन बाय
तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी ए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू समेशन आई पी ऑफ आई साई ऑफ आई ए साई ऑफ आई, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसकी ये जो बेसिस साई में है इसको कोई और बेसिस v ऑफ n से चेंज करूँ, यानी कि इसी a को लिखूँ कि समेशन n वी एन पी ऑफ ए वी एन, तो यहाँ पर जो ये ए आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ रो ए। तो इसका मतलब है कि ए को हमने स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कर दिया, उसको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया। मोर ओवर इफ ए हैज स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, अगर ए जो है उसकी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है तो ए को हम लिख सकते हैं कि समेशन आई ए ऑफ आई ए ऑफ आई ए ऑफ आई, और ये हो जाएगी समेशन आई ए ऑफ आई पी ऑफ आई। वो ये सारा ये वाला जो है ये पी ऑफ आई इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि पी ऑफ आई ए ऑफ आई के बराबर आ जाएगा। तो अब जब आप मेजरमेंट्स कर लेते हैं तो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास डेंसिटी ऑपरेटर आता है तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑपरेटर, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑपरेटर है आफ्टर द मेजरमेंट के बाद इज गिवन बाय रो प्राइम समेशन आई पी ऑफ आई रो पी ऑफ आई। तो ये हमने पीछे कितनी इक्वेशन डिस्क्राइब की हैं? 3। इसको क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो आप ये नोट करें कि डेंसिटी ऑपरेटर जो है वो डिस्क्राइब करता है फुल इंसेंबल को आफ्टर द मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं आपके पास डेंसिटी ऑपरेटर आ जाता है तो वो फिर वो पूरा इंसेंबल, आप उस इंसेंबल के अंदर जितने सिस्टम्स हैं वो उन सब सिस्टम्स को डिस्क्राइब करा, यानी कि आपके पास एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आ जाती है। डेंसिटी मैट्रिक्स का फ़ायदा क्या है कि एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इंसेंबल की आपके पास आ जाती है।
लिहाजा हम इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि अब अलग-अलग उसके अंदर सिस्टम जो हैं उनको सॉल्व करें, उसकी बजाय आप उसका इकट्ठा ही एक मैट्रिक्स बना लें और उसके अंदर वो जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसके इंसैम्बल के अंदर जो सिस्टम्स होंगे वो उनको डिस्क्राइब कर। तो इसका मतलब है कि जो डेंसिटी ऑपरेटर है, नोट दैट डेंसिटी ऑपरेटर कि जो डेंसिटी ऑपरेटर है डिस्क्राइब्स द फुल इंसैम्बल, पूरे इंसैम्बल को डिस्क्राइब करता है आफ्टर मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद। तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसैम्बल जिसके लिए मेजरमेंट रिजल्ट करे कोई पार्टिकल वैल्यू AI और हम इसको डिस्क्राइब करें डिफरेंट डेंसिटी ऑपरेटर्स से, ठीक है। यानी कि आप मेजरमेंट लेते हैं इस तरह की, द सच इंसैम्बल। अब ये जो इस तरह का इंसैम्बल है फॉर विच मेजरमेंट, जिसके लिए जो मेजरमेंट है रिजल्ट, वो रिजल्ट करे फॉर पर्टिकुलर वैल्यू AI। यानी कि आप मेजरमेंट करते हैं तो एक वैल्यू AI हर सिस्टम के लिए आ जाती है। इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंट डेंसिटी ऑपरेटर्स, और इसको आप डिफरेंट डेंसिटी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी मदद से डिस्क्राइब करते हैं। तो अब वो जो डिफरेंट डेंसिटी ऑपरेटर्स हैं यानी कि रो प्राइम दैट इज इक्वल टू PI रो PI ट्रेस ऑफ रो PI, ये आ जाएगा। इसको कह दे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो डेंसिटी मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एक लीनियर ऑपरेटर की, लीनियरिटी होती है उस ऑपरेटर के अंदर, जिसको कि हम डेंसिटी ऑपरेटर का नाम जो है वो देते हैं। द डेंसिटी मैट्रिक्स, जो आपके पास डेंसिटी मैट्रिक्स है, इज ए रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, एक लीनियर ऑपरेटर की, जिसको क्या हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑपरेटर, कॉल्ड द डेंसिटी ऑपरेटर। उसको हम डेंसिटी ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन मैट्रिसेस एंड ऑपरेटर्स इज ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो आपके शुरू के कोर्सेज होंगे उनके अंदर, बल्कि ये सारा हम जो अलजेब्रा ही कर रहे होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी जब आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर भी लीनियर अलजेब्रा ही था।
ठीक है, वो सारा लीनियर, ये वो वेक्टर स्पेसेस जो होती हैं, हिल्बर्ट स्पेसेस होती हैं, उनके अंदर हम कौन सा अलजबरा कर रहे होते हैं, लीनियर अलजबरा ही कर रहे होते हैं। तो जो रिलेशनशिप है मैट्रिसेस और ऑपरेटर्स के दरमियान, द रिलेशनशिप बिटवीन मैट्रिसेस एंड ऑपरेटर्स, यानी कि मैट्रिसेस और ऑपरेटर्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, ये क्या इज़ ए बेसिक कंसेप्ट, इज़ ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर अलजबरा। ये बेसिकली लीनियर अलजबरा जो है उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो डेंसिटी मैट्रिक्स और डेंसिटी ऑपरेटर्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, मैंने इनको कभी आप मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, कभी आप ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं। तो बोथ मैट्रिक्स और ऑपरेटर्स जो हैं वो हर्मिशियन होते हैं ऑफ ट्रेस, और मे भी इनकी इनफाइनाइट डायमेंशंस होती हैं। यानी कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हर्मिशियन होते हैं। ठीक है, तो आप इंटरचेंजेबली ये चीज़ें जो हैं वो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। कभी आप डेंसिटी ऑपरेटर का नाम लेते हैं और कभी आप डेंसिटी मैट्रिक्स का नाम लेते हैं। तो दोनों लीनियर अलजबरा के अंदर इंटरचेंजेबली जो है आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ मैट्रिक्स और ऑपरेटर्स जो हैं वो हर्मिशियन है, और उस हर्मिशियन का आपने ट्रेस लिया होता है। ठीक है, उस हर्मिशियन का ट्रेस लिया होता है। ट्रेस का आपको पता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज़ नोन एज ट्रेस, उसको आप ट्रेस कहते हैं। कि मैट्रिक्स जब बनता है उस मैट्रिक्स का आप डायगोनल एलिमेंट्स ले लें तो वो ट्रेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि बोथ मैट्रिक्स एंड ऑपरेटर्स कि दोनों जो मैट्रिक्स और ऑपरेटर्स हैं आर हर्मिशियन ऑफ ट्रेस वन एंड मे बी इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं डायमेंशंस के। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मेरे पास जो है वो कोई असेंबल है साई और साई प्राइम का, द ensemble psi prime, define the density operator if and only if there is a matrix U star U is equal to identity matrix। तो U क्या हुआ फिर यहाँ पर? यूनिटरी। U is यूनिटरी, तो U तो यूनिटरी हो गया। तो जो डेंसिटी ऑपरेटर है ये प्योर स्टेट में होता है उस वक्त जब रो स्क्वायर रो के बराबर हो।
The density operator is in a pure state only if rho square is equal to rho. अगर रो स्क्वायर रो के बराबर है तो फिर ये प्योर स्टेट में है, और अगर ये रो स्क्वायर रो के बराबर नहीं है तो फिर ये प्योर स्टेट के अंदर नहीं है, ये किस में होगा? मिक्स स्टेट के अंदर। ठीक होगी जी बात। तो ये बात होगी इसकी डेंसिटी ऑपरेटर की। तो वो पेपर में पूछ लेता है कि डेंसिटी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके दिखाएं, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। मिक्स स्टेट के लिए क्या होता है डेंसिटी ऑपरेटर, प्योर स्टेट के लिए डेंसिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। तो अब हमने उसके आगे एक और टॉपिक हमारा रहता है, वो है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस का। अब वो मैं करना, ये मिटा दूँ इसको। Concept of fluctuations। तो सपोज करें कि अगर आपका सिस्टम जो है वो कैनोनिकल असेंबल में है और उसकी डिफरेंट एनर्जीज हैं जिनकी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट कर रही हैं अबाउट मीन एनर्जी, और इसको हम डिटरमिन कर रहे हैं बाय टेम्परेचर। अब कैनोनिकल असेंबल के अंदर आपको पता है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अब वो कैनोनिकल असेंबल में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो डिफरेंट एनर्जीज हैं, एक्सचेंज की वजह से डिफरेंट एनर्जी आ रही हैं, तो हम फिर उनकी मीन एनर्जी निकालेंगे, और वो मीन एनर्जी को किस तरह निकालेंगे उसे हम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे, यानी कि टेम्परेचर से एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो द सिस्टम इज इन ए कैनोनिकल ensemble। सिस्टम जो है वो कैनोनिकल ensemble के अंदर है, whose values fluctuate have different energies, जिसके पास के डिफरेंट एनर्जीज हैं, whose values फ्लक्चुएट, और इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती हैं अबाउट मीन एनर्जी के, डिटरमिन्ड बाय टेम्परेचर। इसको आप डिटरमिन करते हैं टेम्परेचर के ज़रिए, यानी कि टेम्परेचर से एनर्जी के अंदर क्या चेंज आती है। आप जाहिर बात है किसी सिस्टम की को हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो टेम्परेचर के साथ एनर्जी के अंदर वेरिएशन आएगी। तो अब आप अगर फाइंड करना चाहते हैं मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, to find mean square
फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी। अगर आप मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी जो है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। वी स्टार्ट फ्रॉम द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो हम कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा z इज इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। और बीटा यहाँ पर हमें पता है कि बराबर है 1/kb। ठीक है, अब चूंकि आपने मीन एनर्जी जो है उसको फाइंड करना है, तो मीन एनर्जी को फाइंड करने के लिए आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है यानी कि ई एवरेज, दैट इज इक्वल टू समेशन आई ई ऑफ आई माइनस बीटा ई ऑफ आई डिवाइड बाई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। और ये बराबर होता है हमारे पास -1/z करली z ओवर करली बीटा की। ठीक है, इसी तरह ई स्क्वेयर जो होती है, ई स्क्वेयर एवरेज बराबर होती है समेशन आई ई आई का स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो ये बराबर होती है हमारे पास 1/z करली स्क्वेयर z ओवर करली बीटा स्क्वेयर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है ये फार्मूले राइट डाउन कर दिए हैं, इनको प्रूव किया जा सकता है इन फार्मूलों को। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इनको डायरेक्ट ही जो है वो इस्तेमाल करना है। तो लेकिन ये आपको इनका प्रूफ मिल सकता है, एक बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय मारियाना सांचेस, उसके अंदर जो है ये प्रूव हुए हैं। वो पता नहीं आपके पास उसकी सॉफ्ट कापी है या नहीं है, बहरहाल वो आप नेट से उसको आपको आराम से मिल जाएगी। आप गूगल में लिखेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय मारियाना सांचेस तो वो सारी किताब जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे पीछे प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं उसने, और वो सॉल्व भी किए हुए हैं उसने वो प्रॉब्लम्स जो है। ठीक है, तो वो यूज़फुल होगी किताब आपके लिए, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन खैर मैं अभी अब इसके प्रूफ के अंदर नहीं जा रहा कि ये क्या है, मैं अब सिर्फ एनर्जी निकालने के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। तो नाउ हमारे पास जो है वो करली ई एवरेज डिवाइडेड बाई करली बीटा 1/z करली स्क्वेयर z ओवर करली बीटा स्क्वेयर माइनस 1/z स्क्वेयर करली z ओवर करली बीटा का स्क्वेयर। तो ये मेरे पास बराबर आ जाएगा ई स्क्वेयर माइनस ई एवरेज का स्क्वेयर। ठीक है, अब जो CV होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV अगर मेरे पास
करली ई एवरेज ओवर करली टी के बराबर है, तो फिर मेरे पास सी वी बराबर आ जाएगा करली ई एवरेज ओवर करली बीटा और करली बीटा ओवर करली टी, अगर मैं इसके ऊपर चेन रूल लगा दूँ। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सी वी की वैल्यू निकल आएगी। अब करली बीटा ओवर करली टी, बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 ओवर के बी टी, इसका डेरिवेटिव ले लें तो सी वी जो है ये आ जाएगा करली ई एवरेज ओवर करली बीटा माइनस के बी बीटा स्क्वायर। अब ये सी वी जो है, अब करली ई एवरेज ओवर करली बीटा, ठीक है, करली ई एवरेज ओवर करली बीटा, तो इसकी वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो सी वी ये आ जाएगा के बी 1 ओवर के बी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस करली ई एवरेज ओवर करली टी। अब यही वाली जो मैंने इक्वेशन थी इसको के टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये बीटा स्क्वायर आ रहा था ना, तो ये 1 ओवर के स्क्वायर बी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये माइनस उसके साथ चला गया और ये के भी बाहर आ गया। अब ये जो माइनस ये वाली है ये इसके बराबर है यार, ये ना टर्म उसके अंदर, ठीक है, ये वाली टर्म जो है ये इसके बराबर है। तो हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं सी वी 1 ओवर के बी टी स्क्वायर ई स्क्वायर एवरेज माइनस ई, वो यहाँ पर मैंने इसको बीटा में लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर के बी टी कर दूँ तो फिर ये करली ई ओवर करली टी बन जाएगा, वो उसी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं कि सी वी 1 ओवर के बी टी स्क्वायर एवरेज ई माइनस ई एवरेज का स्क्वायर का एवरेज। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट निकल आई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लक्चुएशंस। तो जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं the energy fluctuations are calculated in canonical ensemble। या आपने एनर्जी फ्लक्चुएशंस किस में कैलकुलेट किए हैं, कैनोनिकल एंसेंबल में। अब अगर आप इसी कैनोनिकल एंसेंबल को ग्रैंड कैनोनिकल में ले जाएं
यानी कि ग्रैंड कैनोनिकल सैम्बल को बिल्ड अप करें अपॉन कैनोनिकल सैम्बल बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन टू डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो ग्रैंड के अंदर पार्टिकल्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, ग्रैंड कैनोनिकल ensemble, तो ग्रैंड कैनोनिकल सैम्बल बिल्ड अप अपॉन कैनोनिकल ensemble by removing the restriction on the number of particles। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दें तो इससे हम क्या कर सकते हैं, we study the possibility of concentration fluctuations। तो फिर हम जो कंसंट्रेशन फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी फ्लक्चुएशंस के अंदर कंसंट्रेट हो जाएंगी। तो अब इस केस के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है, जब आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल सैम्पल आ गया और आपने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया पार्टिकल्स के ऊपर से, नाउ यू विल राइट द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन n कामा i e n म्यू केमिकल पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ई एन आई ओवर टाउ। यहाँ पर टा जो है आपको पता है कि के बी टी के बराबर है। अब एन एवरेज यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो एवरेज है वो बराबर होती है माइनस करली ओहम ओवर करली म्यू। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ग्रैंड कैनोनिकल के लिए, V कामा टी दैट इज इक्वल टू टा करली ओवर करली म्यू लॉग ऑफ Z के बराबर होता है। तो एन एवरेज जो है ये फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास टा ओवर Z करली Z ओवर करली म्यू। ठीक है, ये मैंने चेन रूल लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब एन स्क्वेयर जो है, ये तो मैंने एन एवरेज की वैल्यू लिखी है, तो एन स्क्वेयर जो है एन स्क्वेयर एवरेज, एन स्क्वेयर एवरेज जो है ये समेशन एन कामा आई एन स्क्वेयर ई एन म्यू माइनस ई एन आई ओवर टाउ डिवाइडेड बाई एन कामा आई ई एन म्यू
ENI/टाउ। तो ये n स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा टा स्क्वायर ओवर z करली स्क्वायर z ओवर करली म्यू का। ये भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला ये। तो अब n स्क्वायर एवरेज माइनस n एवरेज का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू टा स्क्वायर 1 ओवर z करली स्क्वायर z ओवर करली म्यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर करली z ओवर करली म्यू का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब है कि ये n एवरेज बन जाएगा सारा। तो ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस n एवरेज का स्क्वायर टा स्क्वायर करली n एवरेज ओवर करली म्यू। तो ये फ्लक्चुएशंस किस में निकल आई? पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि अब ये ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल है। तो अब अगर आपके पास आइडियल गैस है, for an ideal gas we know that n एवरेज जो होती है वो निकलती है E म्यू ओवर टाउ V ओवर लैम्डा क्यूब 2 पाई n टाउ 3/2 के बराबर। ये भी मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है यहाँ पर। तो करली n एवरेज ओवर करली म्यू अगर आप निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा n एवरेज ओवर टाउ के बराबर। तो लिहाजा डेल्टा n एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू n एवरेज दैट इज इक्वल टू PV ओवर टाउ और ये आ जाएगा PV ओवर KBT। तो अब अगर डेल्टा n ओवर n यानी इसका फ्रैक्शन निकाल लें तो डेल्टा n ओवर n ये डेल्टा n का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर। तो इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 ओवर n अंडर रूट आ जाएगा। तो ये डेल्टा n ओवर जो n है, डेल्टा n ओवर n ये बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशन, इनको हम फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशंस का नाम ले देते हैं। तो अगर स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो स्टडी करता है स्मॉलर वैल्यू ऑफ n एवरेज और ग्रेटर जो है
वो फ्रैक्शनल फ्लक्चुएशंस होगी ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस बढ़ती जाएंगी। ज़्यादा कम वॉल्यूम के अंदर उन पार्टिकल्स को ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराने का मौका मिलेगा, तो वो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो द स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ गैस describe the smaller value of an average। तो the greater the fractional fluctuations डेल्टा n ओवर n, तो इस केस में डेल्टा n ओवर n जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ग्रेटर होगी ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट किए हैं, तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इनका प्रूफ देखना है तो वो ज़रा लंबा होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो आप मारिया अन्ना सांचेज में से उसको देख सकते हैं, वो उसने भी वैसे उसका प्रूव किया नहीं हुआ। एक्चुअली हम ये जो फार्मूले इसके अंदर आ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है उसके अंदर लगा कर इनको कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन ये आम तौर पर ये पेपर में वो आपके से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्चुएशंस, तो उसके अंदर फिर आपको कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में आप एनर्जी की फ्लक्चुएशन निकालेंगे और ग्रैंड कैनोनिकल में आप पार्टिकल्स की फ्लक्चुएशन निकालेंगे। यानी कि इस टॉपिक में वो बताने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास कैनोनिकल असेंबल हो तो उसमें एनर्जी के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। और अगर आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल हो तो उसमें पार्टिकल्स की भी एक्सचेंज हो रही होती है, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स में भी क्या आता है, वो फ्लक्चुएशंस आती हैं। ठीक है जी, अब इसके आगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ये आपने बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर थर्मल रेडिएशंस, ये तो आप पढ़नी शुरू करते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में, ब्लैक बॉडी रेडिएटर, वीन्स लॉ, स्पेक्ट्रल रेडियंसी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये सारे वो प्लांक्स रेडिएशन लॉ, फिर प्लांक रेडिएशन लॉ जो है उसको ड्राइव किया हुआ है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांक थ्योरी, ये कैसे आप प्लांक लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कैसे निकलता है, वीन से प्लांक लॉ कैसे निकलता है, ये सारे मैंने करवाई हूँ मैं पहले, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में, ये बुक के अंदर हुए हैं ये सारे। ठीक है, इनको नहीं मैं करा रहा दोबारा, ये तो पहले ही आपने ये सारे किए हुए हैं। बस यही आपका इसका कोर्स था। फिर इसके आगे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1 से लेकर किताब में आपको ये मिल जाएंगे तकरीबन जो है ये बनते हैं कोई 32, 33, 34, 35, 36, कुछ 36 प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, तो वो 36 के राउंड बोर्ड प्रॉब्लम है, वो आपने करनी है, नहीं कहीं से समझ आता
तो यू कैन डिस्कस विद मी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब ये आपका जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है इसका कोर्स ख़त्म है, ठीक है। ये इतना ही था। इसमें आपने क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो हैं वो दोनों पढ़ के देख ली हैं आप, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैं आपके साथ शेयर कर